ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे कितना फोर्स होगा, कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम लॉ का इस्तेमाल करते हुए। यदि मैं कहूं कि ये पॉइंट चार्ज ना होकर ये चार्ज पूरा बॉडी के सरफेस में फैला हुआ इस तरह, और ये बहुत दूर तक है, लंबा तार, ठीक है। तो इस प्लस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो आर डिस्टेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जो कूलम लॉ हमने सीखा है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कूलम लॉ आपका पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है। ये तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट है पूरे बॉडी के अंदर। तो ऐसे केस में हमें दूसरे तरीके को अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका को अपनाने के लिए उस नियम को सीखने के लिए बेसिक बेसिक कुछ टर्म है, उसी टर्म में से एक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये कोई नया चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का एक नया तरीका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी है, किसी खास यानी फिक्स एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है इसको। ये क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे आपका, ये क्या चीज है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसे लिख देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी, और डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय फाई। क्योंकि हम दो फ्लक्स पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दोनों को हम लोग फाई से दिखाते हैं। डिफरेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ ई लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के केस में यहाँ बी लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं इसलिए। अब ये है क्या चीज, ये है आपका इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। किसी एरिया से जो पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि मान के चलिए ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, ये मेरा रड है, इस रड पे बहुत सारा चार्ज इस तरह है, और इसको हमने एक क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल सरफेस में घेर दिया इसको, ठीक है। ये क्या है, मेरा स्फेरिकल सरफेस। तो इस स्फेरिकल सरफेस से इस तरह बाहर की ओर निकलेगा, चारों तरफ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब किसी एरिया से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तो इस तरह चारों तरफ निकलेगा, यूं यूं करके, क्या समझ में आ गया। अब इसका आगे मैथमेटिकल रूप लिख देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, चलो मार्कर लेना पड़ेगा हमको। मैथमेटिकल फॉर्म क्या चीज है, कैसे है, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ई यहाँ पे क्या है, जैसे इस पॉइंट पे आप पता करना चाह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये पॉइंट आप ध्यान से देखो तो आर है जो कि रेडियस होगा। ये रेडियस को फिक्स मानते हुए यदि हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो हमको ये मिलेगा स्फीयर अपने को। इस स्फीयर में मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, मेरा आर होगा। तो सभी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई होगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ई। डी ए क्या है, डी ए ये चीज है कि छोटा सा एरिया ले लेता हूं, इस एरिया के वजह से इस पॉइंट पे फ्लक्स कितना होगा उसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। तो पूरे एरिया, गोला है ये, स्फेयर है, पूरे एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे करोड़ों में इसमें छोटे छोटे टी ए मिलेंगे, सभी को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया मिलेगा, जिसको मैं ई से दिखाऊंगा।
ध्यान देने वाली बात, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं तो किसी एक स्केलर दूसरा वेक्टर पर डॉट नहीं करते हैं। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं दोनों ही जो क्वांटिटी जिसके बीच में आप डॉट कर रहे हो वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। आज के दिन पे यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, पहले से जान रहे हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, अभी आप जान गए। अच्छा, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? ना ना, एरिया नहीं, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका नाम क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आपको नाम सिखा दूं, इसका नाम है एरिया वेक्टर। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एक चीज और, हर एक पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा मेरा? फिक्स होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। तो यदि हम लोग का ई जो है यूनिफॉर्म हो जाता है, यूनिफॉर्म, तो ई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर निकाल सकते हैं। फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट इंटीग्रेशन के अंदर टी ए, कौन आ बच गया टी। अब छोट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है भाई? आप छोटे छोटे चीजों को जोड़ रहे हो। किसको जोड़ रहे हो? आज के दिन में हम एरिया को जोड़ रहे हैं, हो सकता है कल को किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम जोड़ रहे होंगे, या डिस्टेंस जोड़ रहे होंगे, या डिस्प्लेसमेंट जोड़ रहे होंगे छोटा छोटा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे देता है ये एरिया। तो यहाँ पे अपन लोग डी ए यानी छोटा छोटा एरिया को जोड़ रहे हैं, तो टोटल एरिया मेरा आ जाएगा। ये दोनों आरबीबी वेक्टर क्वांटिटी है। फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, ये हम लोग का नया फॉर्मूला बन के आ जाता है जब हम लोग का ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अब ए क्या है? आपका एरिया वेक्टर है। अब वेक्टर है तो भाई इसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता करना पड़ेगा और डायरेक्शन भी, दोनों ही बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा वो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा वो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखो, सबसे पहली बात एस आई यूनिट। एस आई यूनिट कैसे लिखेंगे? ये देखो ई डॉट डी ए, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, आप कोई बोलेगा डायमेंशन बताइए किसका? फ्लक्स का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर -2, और यहाँ एम यानी लेंथ 2 बार आया है मीटर स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। कूलम, कूलम क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन हम लोग का 18 होता है, यहाँ पे हम लोग 18। सिंपल है, इसको आप सॉल्व करेंगे और हमारा डायमेंशन आ गया। पी नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एम एल, एक गो एल, दो गो एल, टोटल 3 गो एल हो गया, टी टू दी पावर -3, और ए नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1। ये हम लोग का डायमेंशन होगा। कभी भी डायमेंशन को याद नहीं रखना है, डायमेंशन को निकालना है। दैट्स व्हाई मैं हर एक क्वेश्चन में निकाल के बताता हूँ। ये 3 बातें आपको याद रखना है। अभी और आगे चलते हैं। फाई बराबर हमारे पास आ गया है अभी तक ई डॉट ई डॉट ए, ठीक है। और डॉट को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डॉट को हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा ई ए कॉस थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं। थीटा क्या चीज है? एंगल बिटवीन, ये है आपका एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। सारी बातें ठीक है, आप सारी बातें अभी तक समझ चुके हैं, कोई समस्या नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पहले से जानते थे, डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी पहले से जानते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यानी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये आप अभी जान लिए। सबसे बड़ा दिक्कत क्या क्रिएट कर रहा है अभी कि ये एरिया वेक्टर क्या है। सर एरिया वेक्टर बता दो तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एरिया वेक्टर, ठीक है।
अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूं उसको। ओके 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर है तो दो बातें एराइज होगा। सबसे पहली बात, इसका डायरेक्शन किधर होगा सर, और इसका मैग्नीट्यूड किधर होगा। तो जो हमारे पास एरिया है वो दो प्रकार का एरिया होता है। एक होता है क्लोज सरफेस से बना हुआ एरिया, एक होता है ओपन सरफेस से बना हुआ एरिया। तो एरिया बेसिकली हमारे पास दो है। जब हम लोग का क्लोज सरफेस होगा, दोनों ही दिखा देता हूं आपको। ये है हमारा क्लोज सरफेस, ये क्यूबॉइड है ना। दूसरा हम लोग स्फेयर गोला ले लेते हैं, ये भी मेरा क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के क्रम में एरिया वेक्टर कौन सा, एक पहले ओपन सरफेस लेके दिखाता हूं। ओपन सरफेस कैसे हो सकता है, एक पन्ना ले लो, आप पेज का पन्ना ले लो, वो ओपन सरफेस हो गया। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे सबसे पहली बात, एरिया मेरा ये वाला एरिया होता है, ठीक है। यदि ये लेंथ आपका, ब्रीथ आपका बी है, इसका लेंथ यदि एल है, तो एरिया एल इंटू बी हो जाएगा। डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर का क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, जैसे कि आप ये देखो, ये वाला मेरा शीट है, तो ये इसका एरिया, ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रीथ हो गया। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिख रहा है आपको, ऐसे दिखाऊं, तो आपका दिमाग में आएगा सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, हम कौन सा डायरेक्शन ले, ऊपर वाला कि अंदर वाला। तो सीधा सा जवाब है आउटवर्ड टू द सरफेस, सरफेस से बाहर की ओर जाएगा, उसको लेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आएगी। क्लोज सरफेस के केस में देखिए, एक जो ये सरफेस है दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे भी दो को मिलेगा, एक तो सरफेस के अंदर की ओर, एक सरफेस के बाहर की ओर। तो कौन सा लेंगे डायरेक्शन, सरफेस से बाहर की, ये डायरेक्शन हो। तो ऐसे में यहाँ पे एक सरफेस तो है, बहुत सारा सरफेस है। ये ऊपर वाला सरफेस देखो, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा। ये नीचे वाला देखिए, इसका नीचे की ओर होगा, मतलब आउटवर्ड होगा, इनसाइड नहीं, आउटवर्ड। तो इस वाला सरफेस के लिए इधर होगा, और जो पीछे वाला सरफेस बचा वो अंदर की ओर होगा। उसको मैं दिखा नहीं सकता हूं ना, तो इसको मैं क्रॉस से दिखा देता हूं ताकि वो अंदर की ओर है, ठीक है। इस तरह से ये स्फेयर है, गोला स्फेयर। स्फेयर पे परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में कैसे दिखाएंगे। एक टेंजेंट मान लिया, इस पॉइंट पे हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट यहाँ पे खींचोगे और उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर क्या था, 90 डिग्री। तो ये हो गया एरिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन स्फीयर के केस में। आई होप डायरेक्शन का फंडा आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग के पास मैग्नीट्यूड। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो भी ज्योमेट्रिकल शेप का आप एरिया लिए होंगे, उस ज्योमेट्रिकल शेप का जो अलजेब्राइक या ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला से आप एरिया जानते हैं, वही आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो आप ज्योमेट्री से इसका जानते हैं, ये क्या है हम लोग का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो यही मेरा मैग्नीट्यूड होगा, कोई खास और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यदि ये मेरा r रेडियस का है स्फीयर, तो इसका एरिया ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और ज्यादातर यही इस्तेमाल होगा और ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया हम लोग का एरिया के बारे में, डायरेक्शन के बारे में बता दिया, मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता दिया। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट। एरिया वेक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो आपको सारी कंसेप्ट समझ में आना चालू हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
इसको मिटा दो। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दिया, फिर तो दिक्कत है। देखिए, ये मान के चलता हूँ हम लोग का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, और हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक सरफेस लिया है। तो अब इस सरफेस से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस किधर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ये आप लोग को दिख रहा है। तो इस एरिया या इस सरफेस या इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो एक हम लोग का एरिया है, उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, एक तो मुझे ये एरिया मिल रहा है सर्कुलर शेप में, है ना, सिलेंड्रिकल को ऊपर वाला सर्कुलर दिखता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एरिया 1। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, ये वाला डायरेक्शन हो गया। इसी से मिलता जुलता एक यहाँ पे भी है, ये भी तो है एरिया, सर्कुलर एरिया। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, आउटवर्ड, यानी इधर। ठीक है, तो यदि मेरा सिलेंड्रिकल का रेडियस यहाँ से आर है, तो ये भी मेरा कितना होगा, आर होगा। एक सरफेस एरिया कौन है, ये ऊपर वाला गोला। अरे गोला गोल होता है ना ऐसे, ऊपर वाला तो सर्कुलर है, नीचे वाला भी सर्कुलर है, और ये चारों तरफ से जो घेर के रखा वो भी तो एरिया है। तो ये मेरा A2 हो गया, ये मेरा A3 हो गया। इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आउटवर्ड इधर की ओर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है। तो यहाँ पे तीन तीन एरिया की वजह से फ्लक्स क्रिएट होगा। तो नेट फ्लक्स कैसे करेंगे, निकालेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट फ्लक्स बराबर यानी फाई नेट इक्वल टू इस एरिया के कारण जो फ्लक्स आ रहा है उसको φ1 बोल रहा हूं, प्लस इस A2 एरिया के कारण जो फ्लक्स आ रहा है उसको φ2, और ये 3 एरिया के कारण जो फ्लक्स आ रहा है उसको φ3 बोल दिया। सबका फॉर्मूला लगाइए, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे A1, ई ए टू कॉस थीटा, यहाँ पे ई ए थ्री कॉस थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। पहला एरिया के लिए देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है ना, यू आगे, ये देखिए एरिया वेक्टर भी आगे, दोनों के बीच का एंगल दोनों आगे आगे 0 डिग्री। तो फर्स्ट वन के लिए लिखेंगे E A1 cos 0 डिग्री। अब इधर की ओर देखिए, A2 के लिए, A2 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन पीछे की ओर और आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इधर है एक इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे E A2 cos 180 डिग्री। यहाँ तो देखो एरिया वेक्टर आउटवर्ड है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, क्यों, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे E A3 cos 90 डिग्री। cos 90 का मान हम लोग का 0 होता है, ये यदि 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। cos 0 डिग्री 1 होता है, cos माइनस 180 डिग्री -1 होता है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे E A1 माइनस, ये जो माइनस है पहले ले आए, और ये E A2। अब ध्यान से देखिए,
E1 क्या है, ये सर्कुलर फेस का एरिया है। तो सर्कुलर का फेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे ई पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस स्मॉल आर है ना, ये स्मॉल आर होगा। और A2 के लिए देखिए, A2 के लिए भी आर रेडियस का सर्कुलर ओपनिंग है, तो उसका भी होगा पाई आर स्क्वायर। अरे सर ये तो छम छम, ये तो कट गया, पाई कितना हो गया, 0, और होना भी था दोस्त 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन घुस रहा है सरफेस पे उतना निकल भी तो रहा है, तो टोटल न्यूट्रल हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ में ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोगों ने इसको पढ़ा। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम को सीखेंगे।